Hello and welcome to Ramal's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 15 December 2022. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. So the first article for the day is about the National Energy Conservation Day. So this particular day जो है, it is celebrated every year in India on 14th of December. हर साल इसे celebrate किया जाता है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. और जो purpose है, the purpose of this particular day, of the celebration of this day, is to showcase the achievement of the nation in energy efficiency and conservation. कि इंडिया ने क्या क्या initiative लिया है, and also to create a kind of awareness among the people about the importance of saving and conserving the energy. तो इसी के बारे में this particular day is celebrated. Now this can be important. The date can be asked in your prelims, and from the mains perspective, it can be important from GSP reported government policies and intervention point of view. It has been taken from the Press Information Bureau. अब ये जो पर्टिकुलर डे है, दैट इज द एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑफ इंडिया, विच इज नोन एज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. नाउ दिस इज सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड और ये जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इट हैड एक्चुअली लॉन्च द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड इन 1991. ठीक है, अब ये जो अवार्ड्स है, ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है उन इंडस्ट्रीज को विच आर, और आप कह सकते हो कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस को विच आर टेकिंग इनिशिएटिव्स टू कंजर्व एनर्जी. ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द एडॉप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, तो इसीलिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है. ठीक है, अब ये जो अवार्ड्स है, इन 1991 में इसे लॉन्च किया गया था टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द एस्टैब्लिशमेंट इन रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन व्हाइल मेंटेनिंग देयर प्रोडक्शन थ्रू अवार्ड्स. ऑब्वियसली प्रोडक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी अपना जो जीडीपी है वो भी ग्रो होगा, और जब जीडीपी ग्रो होगा आवर इंडियन इकोनॉमी विल आल्सो गेट इनहेंस, है कि नहीं. बट लाइक बाय कीपिंग द यू कैन से बाय कीपिंग द प्रोडक्शन इंटैक्ट, हाउ दिस कंपनीज और हाउ दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज आर टेकिंग इनिशिएटिव इन कंजर्विंग एनर्जी, तो इसी को एक्नॉलेज करने के लिए ये नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ऑफर किया जाता है. अब ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, spearheads the celebration every year. Now this particular bureau is only responsible for carrying out this particular celebration of the day. और this bureau of energy efficiency के बारे में मैंने कल का जो वीडियो था, कल का जो आर्टिकल था, मैंने उसमें कवर किया था about the this particular BEE. तो ये जो ब्यूरो है, it is basically a statutory body which was formed under the Energy Conservation Act of 2001. ठीक है, तो इसी body is responsible for the celebration of this particular day. The first time the awards were given away was on 14th of December 1991 में दिया गया था. और क्योंकि ये 14th of December में स्टार्ट हुआ था अवार्ड, और हर साल अब इसी को ऑब्जर्व किया जाता है एज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. तो सिंस देन द डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे. दिस अवार्ड्स आर गिवन अवे बाय एमिनेंट डिग्निटरीज एट अ फंक्शन ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर ऑन द सेम डे. ओके, अब ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर डे, द डे फोकसेस ऑन मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोट्स एफर्ट्स टुवर्ड्स एनर्जी सेविंग रिसोर्सेज. ठीक है, तो देखिए अभी क्या होता है, we all know about the earth, how the climate is changing and how the temperatures are increasing on a daily, or you can say on an annual basis. This is the reason why अब मान लीजिए कि if we are like on an individual level भी अगर हम कुछ भी यहाँ पे effort ले, then definitely it would be counted, है कि नहीं. अब मान लीजिए कि if we are taking up initiative to save the or to conserve the energy, now this is like what is the primary motive of this particular day. So this basically जो day है, it tries to set a kind of an awareness among the people to save, or you can say to conserve the energy. It also highlights the achievement of the country in the fields of energy efficiency and conservation. हम यहाँ पे आगे बात करेंगे इसके बारे में कि इंडिया ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं, and how far is India responsible, or how far is India, आप कह सकते हो, is progressing in the field of energy conservation. तो यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शंस है ऑफ दिस पर्टिकुलर ईयर ऑफ द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑफ 2022, यहाँ पे हमें मेंशन करना होगा अबाउट द नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड के बारे में ऑफ द ईयर 2022. अब ये जो अवार्ड्स है, दैट इज द एनर्जी एफिशिएंसी इनोवेशन अवार्ड टू रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग वर्क एंड इनोवेटिव माइंड्स ऑफ इंडिया इन द एरियाज ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. दैट इज, अब मान लीजिए कि कोई भी जो प्रोडक्शन हो गया, या मान लीजिए इफ एनी टास्क इज डन इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो उसी को कहा जाता है एनर्जी एफिशिएंसी, राइट. तो ये अवार्ड्स दिया जाता है which was started in the year 2021. The awards are evaluated based on replicability, affordability, reliability, impact on energy saving and impact on environment and sustainability. ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉन्च किया गया है, यहाँ पे लॉन्च किया गया है एक पोर्टल जिसका नाम है ईवी यात्रा पोर्टल. तो दिस इज बेसिकली अ पोर्टल एंड आल्सो अ मोबाइल ऐप. अब ये जो ईवी जो ये यात्रा पोर्टल है, ईवी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, आई होप एवरीवन नोज अबाउट इट. तो ये जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, द स्टैट्यूटरी बॉडी व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट यस्टरडे,
yesterday also. Now it has developed a mobile application which is titled as the EV Yatra that has been designed and developed to facilitate in-vehicle navigation to the nearest public EV charger. So basically देखिए अभी in order to save the fossil fuel or you can say in order to save the crude oil resources, अभी हम the government is basically trying or taking a number of initiative to shift towards the electric vehicles. ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या हो जाएगा, जो कार्बन एमिशंस है उसे भी हम अभी आप कह सकते हो उसे भी हम कुछ हद तक हम उसे लिमिट कर पाएंगे. ठीक है, अब यहाँ पे जो ईवी है तो यू शुड नो दैट ईवी जिस तरीके से एक कार में पेट्रोल डाला जाता है तो उसी तरीके से यहाँ पे ईवी जो व्हीकल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब उनको भी चार्ज करना पड़ता है. तो चार्ज करने का जो यहाँ पे पोर्ट्स होगा, द पब्लिक ईवी चार्जर होगा, तो वो कहाँ कहाँ पे रहेगा ना, दिस यहाँ पे हेल्प करेगा दिस ईवी यात्रा पोर्टल. ठीक है, अभी जो ईवी यात्रा है दिस बेसिकली एप्लीकेशन विच विल हेल्प द पीपल टू नेविगेट टू द नियरेस्ट ईवी चार्जर. एंड ऑल्सो वेब पोर्टल विल बी एनेबल्ड विच विल बी बेसिकली यूज टू एनेबल चार्जिंग पॉइंट operators. तो जो भी कंपनीज है which have got their own EV chargers, now they will be able to register their charging details securely into the national online database. ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, now ये जो डेटा है now this will be facilitated in this particular EV Yatra application now which can be used by the public to learn about the information of the nearest EV charger portal, या आप कह सकते हो जो भी यहाँ पे पास में जो पब्लिक EV चार्जर है इसके बारे में. ठीक है, एंड अबाउट द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में तो देखिए द BEEE as I told you it is a statutory body, मैंने कल बताया था, established through the Energy Conservation Act, and this basically works under the Ministry of Power. It assists in developing policies and strategies with the primary objective for reducing the energy intensity of the Indian economy. Now, one thing about the BEE, I think everyone may be knowing about it. अब देखिए जो हम appliances use करते हैं घर में, so each appliance gets between 1 and 5 star. आपने शायद देखा होगा अपना जो रहता है, मान लीजिए जो हम रेफ्रिजरेटर्स यूज करते हैं या मान जो AC वगैरह जो यूज करते हैं, तो वहाँ आपने शायद देखा होगा कि यहाँ पे एनर्जी रेटिंग रहता है ना. तो ये जो एनर्जी रेटिंग है इट इज बेसिकली गिवन बाय दिस ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ओनली. ठीक है, तो each appliance gets between 1 and 5 star. With 5 star जो है it means that it is extremely efficient. ठीक है, basically it is energy efficient होता है जब 5 star का यहाँ पे रेटिंग रहता है and is likely to keep the electricity bill in check. Right? तो this star level जो है are issued by the Bureau of Energy Efficiency only, and the BEE also coordinates with the designated consumers, designated agencies and other organizations to identify and utilize the existing resources and infrastructure in performing its function. और अगर हम बात करेंगे अबाउट एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन करंट वर्ल्ड, सो इट बेसिकली रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू एंश्योर दैट एनर्जी इज यूज्ड एफिशिएंटली बाय आइदर यूजिंग लेस एनर्जी फॉर अ पर्टिकुलर कांस्टेंट पर्पस लाइक स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट बीइंग यूज्ड और रिड्यूसिंग द यूज ऑफ अ पर्टिकुलर सर्विस दैट यूजेस एनर्जी. तो देखिए यहाँ पे दो एस्पेक्ट रहता है ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. एक आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपके घर में जब भी आप एक रूम खाली है और मान लीजिए कि आप अपना जो टीवी है या रेफ्रिजरेटर वो अगर यूज नहीं कर रहे हो, तो द बेटर आइडिया इज दैट यू शुड स्विच ऑफ द लाइट्स. ठीक है, जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई है आप उसे बंद कर देना चाहिए सो दैट एनर्जी इज सेव्ड. या नहीं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मान लीजिए जो सर्विसेज है तो वो आप यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हो. सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर ड्राइविंग लेस, ठीक है, अगर मान लीजिए कि इफ यू आर मोरली इफ यू आर बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द यूज ऑफ पब्लिक व्हीकल, तो जब जितना पब्लिक व्हीकल यूज करते हो ना तो उतना ही आप यहाँ पे एनर्जी आप लेस कंज्यूम कर रहे हो. सो दिस आर द थिंग्स व्हिच एक्चुअली फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है, सो एनर्जी कंजर्वेशन इज अ कॉन्शियस इंडिविजुअल एफर्ट and at the macro level it leads to energy efficiency. So basically it can be done at the individual level only. The end goal of energy conservation is to reach sustainable energy. अब ये जो energy conservation it is not same as energy efficiency. ठीक है, energy efficiency जो है it is using technology that requires less energy to perform the same function. अगर कोई भी मान लीजिए आप एक same task कर रहे हो with less amount of energy, now that particular appliance or that particular technology would be termed as energy efficient. So, and if we talk about the scenario of the power sector of India, then India के बारे में you should know it is the third largest producer and consumer of electricity worldwide. तो first position में आ जाता है China, then second में आ जाता है USA. Because you know India is a developing country, तो India का भी काफी ज्यादा है अपना जो power requirement, and also because of the huge population. ठीक है, with an installed power capacity of 408 gigawatt as of October 2022. तो this figure you can remember it 400 gigawatt जहाँ पे जो install capacity है. ठीक है, now thermal, nuclear
एंड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम जो है, दिस आर मेजर सोर्सेज फॉर जनरेटिंग इंडियस इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर हो गया, विंड हो गया। नाउ इवन दो वी आर टेकिंग अप एफर्ट्स, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू शिफ्ट टू द रिन्यूएबल एनर्जी, बट फिर भी आप देखोगे यहाँ पे जो मेजर सोर्स है वो थर्मल एंड न्यूक्लियर सोर्सेस ही है, ऑलराइट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के बारे में, तो द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर इन इंडिया इज द फोर्थ मोस्ट अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज द फोर्थ मोस्ट अट्रैक्टिव रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट। सो इन टर्म्स ऑफ विंड एनर्जी के केस में इंडिया इज रैंक्ड एट फोर्थ, व्हाइल इट इज प्लेस्ड इन केस ऑफ द सोलर एनर्जी के केस में इट इज रैंक्ड एट द फिफ्थ पोजीशन में, ठीक है, अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड इंडिया हैज अचीव 165 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टिल अक्टूबर 2022 एज अगेंस्ट द, अब देखिए इंडिया का जो टारगेट है लाइक इन द करंट ईयर इज 175 गीगावाट, तो थोड़ा सा बस यहाँ पे लैग कर रहा है इंडिया, दैट इज अराउंड 10 गीगावाट से। और अगर हम बात करेंगे अबाउट 2030 के बारे में, ना यू शुड नो कि 2030 में लेकिन इंडिया का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव you can say a capacity of 500 gigawatt of energy from the non fossil fuel sources। तो ये जो 500 gigawatt capacity है, तो ये इंडिया ने अनाउंस किया था, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड अनाउंस्ड इन द COP26 ऑफ ग्लासगो ऑफ द लास्ट ईयर, ठीक है। So the Ministry of the New and the Renewable Energy is working towards achieving 500 gigawatt of installed capacity। तो currently अभी इतना ही है, तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ पे if we work in the correct manner, if we work in the right path, then definitely we'll be able to achieve this much of capacity of installed electricity capacity from the non-fossil sources by 2030। Now, this is a topic के basis पर एक prelims practice question है. I want you guys to answer in the comment section. The next article is about the Wildlife Protection Amendment Bill of 2022. Amendment क्यों है? Because it already exists. ठीक है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे क्या क्या amendment लाया गया है, या what are the amendments that have been brought about by the government. So news है that the Rajya Sabha has passed the Wildlife Protection Amendment Bill of the current year, which seeks to conserve and protect wildlife through better management of protected areas and rationalize schedules which list our species under the Wildlife Protection Act of 1972। तो ये जो एक्ट है, दिस एक्ट बिलोंग्स टू द ईयर 1972, तो इसी को अभी अमेंड किया जा रहा है। ऑब्वियसली द 1972 का टाइम्स वर डिफरेंट, अभी द टाइम्स आर डिफरेंट, तो सो दैट द मैनेजमेंट कैन बी डन इन इफेक्टिव मैनर, तो इसीलिए यहाँ पे राज्यसभा ने ये बिल पास किया। एंड यू शुड नो, लोकसभा ने ये जो बिल है ये मानसून सेशन में ही पास कर दिया था, ठीक है। नाउ दिस कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, फ्रॉम द मेंस इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर, एनर्जी और एनवायरमेंट कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू। नाउ पहले हम यहाँ पे अमेंडमेंट से पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट ऑफ द ईयर 1972 के बारे में। अब ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 है, इट प्रोवाइड्स अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स, मैनेजमेंट ऑफ देयर हैबिटेट, रेगुलेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन वाइल्ड एनिमल, प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेड फ्रॉम देम। तो देखिए यहाँ पे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है और द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ जो है ऑफ दिस पर्टिकुलर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इज बेसिकली टू सेव द वाइल्ड लाइफ, ठीक है। तो इंडिया में जितना भी वाइल्ड लाइफ है, सो it basically you can say it basically streamlines the efforts that should be taken by the government in order to save the wildlife, be it the flora or the fauna of India, okay। अब ये जो act है, it also lists the schedules of plants and animals that are afforded various degrees of protection and monitoring by the government। तो यहाँ पे basically ये जो wildlife protection act है of 1972, तो यहाँ पे 6 schedule पाया जाता है, ठीक है। as you can see in this picture, this is the list of the 6 schedule। तो according in this particular 6 schedule यहाँ पे आपको मिलेगा लिस्ट ऑफ वेरियस स्पीसीज, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज का नाम पाया जाता है। तो लेट मी टेल यू इन अ ब्रीफ मैनर, ये जो शेड्यूल 1 है और जो शेड्यूल 2 है ना, तो यहाँ पे जो भी सारा स्पीसीज पाया जाता है, जो भी यहाँ पे एनिमल्स वगैरह पाया जाता है ना, तो उनको यहाँ पे या बर्ड्स पाया जाता है, तो उनको बेसिकली प्रोटेक्ट किया जाएगा एट द हाईएस्ट लेवल, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली दे आर प्रोटेक्टेड एट द हाईएस्ट लेवल। और शेड्यूल 3 में अगर आप देखोगे, 3 और 4 का अगर हम बात करेंगे, सो दिस आर एक्चुअली गिवन अ लिटिल लोअर लेवल ऑफ प्रायोरिटी एज कंपेयर्ड टू शेड्यूल 1 एंड 2, ठीक है। शेड्यूल 5 में ये जो लिस्ट है, दिस बेसिकली कंसिस्ट द लिस्ट ऑफ वर्मिन कहा जाता है इसे, ठीक है। और वर्मिन क्या होता है? वर्मिन वो होता है बेसिकली जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं व्हिच बेसिकली अफेक्ट द प्लांट्स एंड द एनिमल्स, तो इन्हीं को वर्मिन कहा जाता है। एंड द एनिमल स्पीसीज व्हिच आर कंसीडर्ड वर्मिन, दैट इज द एनिमल व्हिच कैरी डिजीजेस, ठीक है, कॉजिंग germs and are capable of destroying plants। तो इनका आप देखोगे the bats, then mice and rats, अब इनका जो आप कह सकते हो कि killing is allowed actually, ठीक है, इनका hunting is also allowed। and in the schedule 5 in the schedule 6 you will find the certain plant species which are listed under this schedule। तो यहाँ पे basically कुछ plants ऐसे हैं जिनको grow करने के लिए you need to secure certain kind of you can say certain kind of permission लेना पड़ता है which is not basically allowed, ठीक है। for example आप देखोगे यहाँ पे the lady sleeper orchid, then pitcher plant, then red bandana, तो यहाँ पे जो ये plants है, this cannot be grown without permission, ठीक है।
अब ये जो स्केड्यूल है इसमें आप देख सकते हो कि ये जो लिस्ट है यहाँ पे देयर आर 6 स्केड्यूल। अब ये जो अमेंडमेंट है ना, अमेंडमेंट यहाँ पे चेंज करके इट इज बेसिकली ट्राइंग टू क्रिएट 4 स्केड्यूल्स आउट ऑफ इट। ठीक है, ये जो 6 है 6 को रिड्यूस करके 4 यहाँ पे 4 स्केड्यूल्स बनाया जाएगा। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसे अमेंड किया जा रहा है। नाउ अबाउट द करंट कंटेक्स्ट, इफ यू सी द राज्यसभा ने पास कर दिया है बिल, जो कि ऑलरेडी राज्यसभा लोकसभा ने पास कर दिया था मॉनसून सेशन में। तो राज्यसभा अभी आपको पता होगा कि करेंटली द विंटर सेशन इज गोइंग ऑन। तो यूजुअली पार्लियामेंट का 3 सेशन रहता है, एक हो गया बजट, एक हो गया मानसून, एक हो गया विंटर। तो मानसून में पास किया था लोकसभा ने और विंटर में अभी पास हो रहा है राज्यसभा। तो ये जो अमेंडमेंट है इट सीक्स टू गिव इफेक्ट टू इंडियाज ऑब्लिगेशंस अंडर द साइट्स। तो साइट्स मैंने कवर किया था इफ यू रिमेंबर। तो साइट्स का मीनिंग है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, तो साइट्स के बारे में हमने बात किया था व्हाइल डिस्कसिंग अबाउट COP19। तो COP19 का जो साइट्स है इट वाज रिसेंटली हेल्ड इन पनामा सिटी। अब ये जो ऑब्जेक्टिव देखिए क्या है, इट इज the foremost objective is the protection of endangered species। ठीक है, the bill seeks to enhance punishment for illegal wildlife trade। तो यहाँ पे क्या किया गया है, ये जो बिल है इसमें जो भी पेनल्टी था तो उसे भी बढ़ा दिया गया। हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। ऑल्सो द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द प्रोटेक्टेड एरियाज। ये जो बिल है इट प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन परमिटेड एक्टिविटीज लाइक ग्रेजिंग और मूवमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड बोनाफाइड यूज ऑफ ड्रिंकिंग एंड हाउस होल्ड वाटर बाय लोकल कम्युनिटीज। नाउ यू शुड नो कि ये जो फॉरेस्ट है ना, ऐसा नहीं होता है कि फॉरेस्ट में ओनली बस आपको बस यहाँ पे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाया जाता है। यू विल फाइंड देयर आर सर्टेन ह्यूमंस आल्सो हु लिव्स हु बेसिकली आर अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी। ठीक है, एंड उनका जो गारंटी है तो बेसिकली उनका जो लाइव्स है, उनका लाइवलीहुड को सिक्योर किया जाता है थ्रू द फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। ठीक है, अब ये जो एक्ट है 2006 इट बेसिकली रिकॉग्नाइजेस द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है, तो इनको भी यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे आप कह सकते हो कि अलाउंस दिया गया है सो दैट दे कैन बी एबल टू ग्रेज और मूवमेंट ऑफ द लाइफ स्टॉक सो दैट दोज पर्टिकुलर कम्युनिटीज जो ट्राइबल कम्युनिटीज है नाउ दे कैन ऑल्सो अर्न अ लाइवलीहुड फॉर देमसेल्फ। And also about the protection of forest land, it is so critical because it is equally inculcates in itself the protection of rights of the people who have been residing there since ages। अगर हम बात करेंगे अबाउट फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल, क्या क्या चेंजेस लाया गया है। द फर्स्ट यहाँ पे बात किया गया अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द साइट्स। ठीक है, तो साइट्स के बारे में इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट कि इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट है ये बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट। ठीक है, तो इंडिया इज ऑल्सो अ पार्टी टू द साइट्स। तो ये जो साइट्स है तो दिस बेसिकली जो एग्रीमेंट है इट इज बिटवीन द गवर्नमेंट टू एंश्योर दैट इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है, मान लीजिए कोई प्लांट का या कोई एनिमल का कोई प्रोडक्ट का, नाउ दिस इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमेंस ऑफ वाइल्ड animals and plants does not threaten the survival of the species। ठीक है, तो this is the main objective of the sites। तो यहाँ पे साइट्स में आप देखोगे बहुत सारा यहाँ पे बेसिकली अपेंडिक्स पाया जाता है। तो अपेंडिक्स में यहाँ पे जो भी अपेंडिक्स है तो इसमें जो भी लिस्टिंग है ऑफ द स्पीसीज, ना उनका जो ट्रेड है तो ट्रेड में बेसिकली यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो ताकि ये जो रेस्ट्रिक्शंस है उसको एफिशिएंटली उसे आप कह सकते हो कि इंप्लीमेंट किया जा सके। तो दिस इज द रीजन व्हाई द प्रोविजंस ऑफ दिस साइट्स नाउ विल बी इंक्लूडेड इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एज वेल। और यहाँ पे इज गोइंग टू प्रोवाइड मच मोर पावर एट द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तब देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डेजिग्नेट अ मैनेजमेंट अथॉरिटी डेजिग्नेट कर सकता है व्हिच ग्रांट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट परमिट फॉर द ट्रेड ऑफ द स्पेसिमेंस। ठीक है, तो साइट्स में या आप कह सकते हो कि जो अपेंडिक्स होगा, स्केड्यूल होगा, जो भी यहाँ पे प्लांट्स होगा या एनिमल्स होगा या मान लीजिए जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में रहेगा ना, उनको यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देयर विल बी अ मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये जो मैनेजमेंट अथॉरिटी है, नाउ दिस मैनेजमेंट अथॉरिटी विल बी एम्पावर्ड एंड by the central government only। The central government can regulate or prohibit the import, trade, possession or proliferation of the invasive alien species as well। So invasive alien species you should know these are the plants or animal species which are not native to India। ठीक है, जो मान लीजिए जो बाहर से है and whose introduction in India may adversely affect the wildlife or the habitat। ठीक है, यहाँ पे जो wildlife होगा, जो flora and fauna है तो उसे affect कर सकता है। तो इसी को यहाँ पे लिमिट करने के लिए the central government can regulate or prohibit it। Alright, the reduces the number of schedule from 6 as I told you। तो पहले जो यहाँ पे 6 हुआ करता था, अब ये अमेंडमेंट के बाद now there will be going to be 4 schedule only। तो 4 जो है तो currently there are 6 schedule। यहाँ पे जो protected है, protected plants का रहता है 1, then specially protected animals का रहता है यहाँ पे 4 as I told you already, and vermin species ठीक है which are allowed to be killed, और इसमें रहता है best 1 species। now यहाँ पे the new bill जो है it has removed this schedule। ये जो 5th schedule है ना इसे रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, the vermin as I told you refers to the small animals that carry diseases and destroy food etc, for example mice, rat, bat। तो ये जो इनका जो स्केड्यूल इसे रिमूव कर दिया जाएगा और
यहाँ पे बेसिकली कंबाइन कर दिया जाएगा जो भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज है, ठीक है, और यहाँ पे जो शेड्यूल ट्रेस में लाया जाएगा प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीसीज, एंड फाइनली 4 में आप देख सकते हैं एक नया यहाँ पे लाया जाएगा स्केड्यूल विच विल बी एक्सक्लूसिवली मेंट फॉर दी साइट्स ओनली, ठीक है, द स्पेसिमेंस व्हिच आर लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर दी साइट्स। तो साइट्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट जो भी प्रोविजन है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए द शेड्यूल फॉर अ न्यू शेड्यूल विल बी इंट्रोड्यूस। तो टोटल यहाँ पे 4 रहेगा। अगर हम बात करेंगे अबाउट सम मोर फीचर्स के बारे में, दैट इज अबाउट द कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, ठीक है, तो हर एक स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टू अपॉइंट अ चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जिनका काम रहेगा टू कंट्रोल, मैनेज एंड मेंटेन ऑल द सेंचुरीज इन द स्टेट। और यहाँ पे बात किया गया है, अगर मान लीजिए कि इफ एनी पर्सन एनी इंडिविजुअल इज होल्डिंग एनी काइंड ऑफ एनिमल, देन ही और शी कैन बेसिकली वॉलंटरली सरेंडर एनी कैप्टिव एनिमल टू द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट। और उसके बाद यहाँ पे लाइव एलिफेंट के केस में आप अगर देखोगे तो नॉर्मली क्या था इस अमेंडमेंट से पहले, एलिफेंट्स या कोई भी एनिमल या इस तरीके का, तो यहाँ पे इनका जो ट्रेडिंग है, जो कमर्शियल ट्रेडिंग है, इट वाज कंप्लीटली बैंड और प्रोहिबिटेड, ठीक है। लेकिन अभी के केस में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो बिल है, इट इज अलाउड ए कमर्शियल ट्रेड इन लाइव एलिफेंट। अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन के पास इफ ही और शी हैज गॉट द ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ द पार्टिकुलर एलिफेंट, तो उसमें वो ट्रेड भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट वेरी वेलकम बाय लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, क्योंकि माना जाता है कि इससे इलीगल ट्रेडिंग ऑफ एलिफेंट काफी बढ़ जाएगा। The states can declare areas adjacent to the national parks and the sanctuaries as conservation reserve, ठीक है, for protecting flora and fauna and their habitat। और उसके बाद यहाँ पे जो पेनल्टीज है, पेनल्टीज भी काफी इंक्रीज कर दिए गए। तो इनिशियली जो पेनल्टी यहाँ पे था ₹25,000, तभी इसे 4 टाइम्स इंक्रीज करके इसे कर दिया गया 1 लाख, और जो पेनल्टी था 10,000 उसे अभी इंक्रीज करके कर दिया गया 25,000, ठीक है। तो पेनल्टीज हैव एक्चुअली बीन इंक्रीज टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में अगर हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में इंडिया में, तो देयर आर बेसिकली सम प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल फंडामेंटल ड्यूटीज मिलेगा, देन आपको कुछ डीपीएस भी मिलेगा। तो देखिए जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है 1976, तो और यहाँ पे एक और चीज है विच इज बेसिकली द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओनली, ठीक है। तो ये जो दो चीजें हैं, दैट इज द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड दिस पार्टिकुलर अमेंडमेंट। तो इसने क्या किया है, अब जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल, तो यूजुअली आप देखोगे बिफोर 1976 नाउ दिस पार्टिकुलर थिंग्स यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट में था, ठीक है। अगर स्टेट लिस्ट में होता है देन सेंटर इज नॉट अलाउड टू मेक एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेशन, एनी काइंड ऑफ लॉस इन दिस मैटर। तो इसीलिए यहाँ पे जो लॉ है, जो ये सब्जेक्ट है, दैट इज फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, तो इसे चेंज करके यहाँ पे डाल दिया गया कंकरेंट लिस्ट में। तो कंकरेंट लिस्ट में यहाँ पे स्टेट भी कर सकता है लेजिस्लेट एंड सेंटर भी कर सकता है। और आर्टिकल 51AG व्हिच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इट इज शैल बी फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव the natural environment including forest and wildlife। This basically mention the fundamental duties of the constitution। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे DPSPs के बारे में, there is the Directive Principle of State Policy, there is one which says that Article 48A जो है, it basically mandates that the state shall endeavor to protect and improve the environment and also to safeguard the forest and the wildlife of the country। Now these are the things which are mentioned in the Constitution of India। कोई भी ऐसा fundamental right is not associated with the Wildlife Protection Act, ठीक है। Now इसी टॉपिक के बेसिस पर एक पुलिस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is about the state of Arunachal Pradesh, जहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है ऑन लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो इस आर्टिकल से हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि हाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कैन बी लोकलाइज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑफन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। इट कैन बी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए इट कैन बी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएसपी टू गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज बीन टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स। और ये जो चीज है, ये जो आर्टिकल, इट इज गोइंग टू टॉक अबाउट अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन अ बॉटम अप अप्रोच। तो नॉर्मली क्या होता है, देखिए जो ये गोल्स है, तो गोल्स एक्चुअली वर्क एट सेंट्रल लेवल में, बट अगर मान लीजिए बस सेंट्रल गवर्नमेंट बस यहाँ पे एक्टिविटीज करता रहता है, बहुत सारा फंक्शंस करता है, बट या व्हाटएवर इनिशिएटिव दे टेक, इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल फॉर देम टू अचीव ऑल द गोल्स एट द सेंट्रल लेवल ओनली। तो यहाँ पे माना जाता है कि बॉटम अप अप्रोच मतलब फ्रॉम द विलेज लेवल, देन टाउन लेवल, देन सिटी, एंड देन आप कह सकते हो द स्टेट लेवल, एंड फाइनली एट दी आप कह सकते हो फाइनली एट द नेशनल लेवल में, ठीक है। तो दिस इज हाउ द लोकलाइजेशन इज गोइंग टू achieve is going to help in achieving the sustainable development goals in an efficient manner। So sustainable development goals here you can see this were adopted in the year 2015 by the United Nations, और ये जो goals है सब achieve करना है by the year 2030। Sustainable development goals are a global effort that has one major objective। What is the objective? To achieving a better future for all, ठीक है। So that यहाँ पे आप कह सकते हो to achieve this global and national targets, localization is a very crucial lever, ठीक है। एक बहुत important factor क्या है, localization। Localization मतलब यही है कि यहाँ पे जो भी सारा goals है उनको achieve करना है the grassroots level पर। It
correlates how local and the state government can support the accomplishment of the SDGs through bottom up action. ठीक है, तो यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट पंचायती राज के बारे में, हम यहाँ पे बात कर सकते हैं अबाउट म्युनिसिपल बॉडीज के बारे में. तो दिस बॉडी एंड ऑल्सो अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ एट एवरी लेवल देयर कैन बी इनिशिएटिव व्हिच कैन बी टेकन नाउ फॉर द अचीवमेंट और द accomplishment of the SDGs. ठीक है, If India is to achieve its goal by 2030, जो कि एक गोल यहाँ पे यूनाइटेड नेशन का जो यहाँ पे गोल है, देन दिस यहाँ पे अचीव करना है दिस गोल बाय 2030. तो अगर इंडिया को अचीव करना है, इट मस्ट बिल्ड अ मैकेनिज्म फॉर इफेक्टिवली लोकलाइजिंग द SDGs. वन दैट लेवरेजेस एंड इंटीग्रेट्स द सोशल कैपिटल दैट एग्जिस्ट इन वुमेन्स कलेक्टिव. तो यहाँ पे देखिए दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट यहाँ पे जो लोकलाइजेशन है, तो लोकलाइजेशन को इफेक्टिवली सो दैट इट कैन फंक्शन. तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. तो एक हो गया वुमेन कलेक्टिव, दैट इज द ग्रुप ऑफ वुमेन, और दूसरा हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, दैट इज द विलेज लेवल पर जो गवर्नेंस है. तो विलेज लेवल गवर्नेंस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन प्लस द वुमेन का जो ग्रुप्स होते हैं ना, वुमेन का पार्टिसिपेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एट द ग्रासरूट लेवल. एंड लेट मी टेल यू, ये जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आई वांट यू गाइस टू रिमेंबर ऑल द गोल्स. ठीक है, 17 का 17 डायरेक्टली याद कर लीजिए, बिकॉज कभी भी किसी के बारे में भी आपको पूछ सकता है इन प्रीलिम्स एंड इन मेंस आल्सो यू कैन राइट आंसर्स यूजिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे वुमेन कलेक्टिव के बारे में बात करते हैं, वुमेन कलेक्टिव इज नथिंग बट द ग्रुप ऑफ वुमेन हु कम फॉर कॉमन पर्पस. ठीक है, अ वुमेन कलेक्टिव इज अ ग्रुप ऑफ वुमेन हु मीट रेगुलरली टू अचीव अ शेयर्ड पर्पस. बट दिस ग्रुप्स जो है, दे टेक मेनी फॉर्म्स अक्रॉस द वर्ल्ड विद वुमेन कमिंग टुगेदर फॉर डिफरेंट इकोनॉमिक, लीगल, हेल्थ एंड कल्चरल रीजंस. इन इंडिया की केस में यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं अबाउट सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में. अब जो 5 की एलिमेंट्स यहाँ पे बताया गया द वुमेन कलेक्टिव, नाउ दिस यू कैन लुक थ्रू इट, ये किस तरीके से वुमेन कलेक्टिव कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एट द ग्रासरूट लेवल. और यहाँ पे जो मैकेनिज्म्स है, द मैकेनिज्म दैट शुड बी फॉलोड, यू कैन से फॉर इफेक्टिव लोकलाइजेशन ऑफ द SDGs. तो पहला यहाँ पे बताया गया अबाउट द लेवरेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वुमेन कलेक्टिव. एज आई टोल्ड यू, वुमेन आर गोइंग टू प्ले अ रियल इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एट द ग्रासरूट लेवल. ठीक है, तो देखिए 76 मिलियन वुमेन जो इन इंडिया के केस में दे हैव बीन मोबिलाइज्ड इनटू द सेल्फ हेल्प ग्रुप. अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, दे कैन टेक एन इफेक्टिव मेजर, दे कैन टेक एन इफेक्टिव रोल इन अचीविंग दिस गोल्स. ठीक है, अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन एंड देयर आर 3.1 मिलियन इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स. ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे जो लोकलाइजेशन है, तो लोकलाइजेशन को इफेक्टिव करने के लिए, ये जो गोल्स है इसे अचीव करने के लिए, अकॉम्प्लिश करने के लिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज वुमेन कलेक्टिव एंड द पंचायती राज, दे वर्क हैंड इन हैंड. ठीक है, दिस इज अ नीड टू लेवरेज द strength of both the यहाँ पे कह सकते हो both the PRIs मतलब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन and the self help group to work towards a kind of partnership. And also by reinforcing the institutional capacity of the panchayat. तो पंचायत का जितना भी functions है, now it should be carried out in an effective manner and more responsibility should be given to the PRIs. जैसे कि आपको पता होगा कि the PRI, there is a Panchayat Raj institution when they were constitutionalized in the year 1992 through the 73rd constitutional amendment act. तो उसमें क्या किया गया था, जो स्टेट जो सब्जेक्ट है, जो स्टेट सब्जेक्ट लिस्ट है, तो उसमें से यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स को यहाँ पे दिया गया था PRIs को. तो बेसिकली यहाँ पे कहा गया है कि जो PRIs है, तो उनको देना चाहिए ऑटोनॉमी इन परफॉर्मिंग देयर फंक्शन. ठीक है, सो द PRIs डिड नॉट ओनली एम्फसाइज देयर गवर्नेंस, ये बस एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पे फोकस नहीं, दे शुड आल्सो फोकस ऑन द डेवलपमेंटल रोल. बिकॉज जब विलेज का डेवलपमेंट होगा तब टाउन्स का डेवलपमेंट होगा, जब टाउन्स का होगा डेवलपमेंट, इट विल आल्सो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम लीड टू डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री एज वेल. दिस वुड नीड वर्क ऑन मेनी लीडरशिप ट्रेट्स. तो यहाँ पे जो भी PRIs है, द PRIs शुड हैव अ करेक्ट विजन, दे शुड बी मोबिलाइज्ड इन अ परफेक्ट मैनर एंड आल्सो सीकिंग पार्टनरशिप अमंग अदर्स एंड आल्सो लेवरेज सोशल कैपिटल. सोशल कैपिटल यू शुड नोट इज अ सेट ऑफ शेयर वैल्यूज. तो देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ओनली द वुमेन आर इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे सोसाइटी एज अ होल शुड कम इन यूनियन टू एक्ट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. देखिए, द सोशल कैपिटल इज सेट ऑफ शेयर वैल्यूज और रिसोर्सेज दैट अलाउज इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर. देखिए, यहाँ पे बस वुमेन के बारे में नहीं, द एवरी पार्ट ऑफ द सोसाइटी शुड कम हैंड इन हैंड टू वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप टू इफेक्टिवली अचीव अ कॉमन पर्पस. इस टॉपिक के बेसिस पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. सो दिस वर अ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. लेट्स लुक एट द आंसर्स. द आंसर्स आर, तो पहला यहाँ पे जो बताया गया है अबाउट द लिमिटिंग द टेंपरेचर बाय 2 डिग्री सेल्सियस, इट इज टू द पेरिस एग्रीमेंट ऑफ द 2015. एंड अबाउट द ट्राइबल इकोटूरिज्म जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है, इट वाज लॉन्च्ड इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट बाय नाबार्ड एंड आल्सो द करंट चीफ यहाँ पे बताया गया, इट इज नॉट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, याद रखिएगा, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है इट इज श्री रिंचन दौरजी. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining in. We'll meet the next one. Bye bye and take care.